है, कलेक्टर को कंप्लेन दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। आज रोजेदारों का ये हसीन मजमा हिंदुस्तान में 16वें रोजे पर सलाम पेश कर रहा है, तो वादिये बदर में आज 17वीं रोजा यौम बद्र को याद कर रहा है। लेकिन आपको ये बता देना चाहते हैं, हम यहाँ लड़ने या हुकूमत को धमकाने या किसी समुदाय विशेष को ललकारने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जंतर मंतर पर लोकतंत्र और संविधान में दिए गए अपने अधिकार के रक्षा के लिए आए। नमस्कार दोस्तों, देश भर में मुसलमानों का विरोध प्रदर्शन हो रहा। आखिर ऐसा क्या हुआ? मोदी सरकार पर क्यों मुस्लिम भड़के हुए हैं? जानते हैं आज के वीडियो में। भारत में वक्फ का इतिहास दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दिनों से जुड़ा है, जब सुल्तान मोइजुद्दीन सैम गौर ने मुल्तान की जामा मस्जिद को 2 गांव समर्पित किए और इसका प्रशासन शेखुल इस्लाम को सौंप दिया। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत और बाद में इस्लामी राजवंश भारत में फले फूले, वक्फ संपत्तियों की संख्या बढ़ती गई। 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में वक्फ को समाप्त करने का मामला तब उठा जब लंदन की प्रिवी काउंसिल में वक्फ संपत्ति पर विवाद छिड़ा। जबकि भारत औपनिवेशिक शासन के अधीन था, मामले की सुनवाई करने वाले 4 न्यायाधीशों ने वक्फ को सबसे खराब और सबसे घातक किस्म की शाश्वतता के रूप में वर्णित किया। वक्फ को अमान्य घोषित कर दिया गया। बाद में भारत में इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया गया। 1913 का मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम को लागू कर इन संपत्तियों को कानून द्वारा बचा लिया गया। तब से वक्फ पर अंकुश लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। वक्फ से तात्पर्य इस्लाम में आस्था रखने वाले व्यक्ति द्वारा किसी संपत्ति का मुस्लिम विधि द्वारा मान्य किसी धार्मिक, पवित्र या पूर्व प्रयोजन के लिए अल्लाह को स्थायी समर्पण है और संपत्ति का कोई अन्य उपयोग बिक्री बिल्कुल निश्चित यानी कि प्रोहिबिटेड है। वैध वक्फ के लिए वाकिफ अर्थात वक्फ निर्मित करने वाले व्यक्ति हैं। चूंकि वक्फ संपत्तियां अल्लाह को समर्पित होती हैं, इसलिए भौतिक रूप से मूर्त इकाई के अनुपस्थिति में वक्फ का प्रबंधन प्रशासन करने के लिए वक्फ द्वारा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक मुतवल्ली नियुक्त किया जाता है। एक बार वक्फ के रूप में नामित होने के बाद स्वामित्व वक्फ करने वाले व्यक्ति से अल्लाह को हस्तांतरित हो जाती है, जिससे यह अपरिवर्तनीय हो जाता है। वक्फ अधिनियम 1954 में जो कहा गया है, स्वतंत्रता के बाद से वक्फ को और मजबूत किया गया। 1954 के पारित वक्फ अधिनियम ने वक्फ के केंद्रीकरण की दिशा में एक मार्ग तैयार किया। 1964 में भारत सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1954 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की। ये केंद्रीय निकाय विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों के अंतर्गत काम की देखरेख करता है, जिन्हें वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 9(1) के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित किया गया है। वक्फ अधिनियम 1995 में वक्फ अधिनियम को मुसलमानों के लिए और अधिक अनुकूल बनाया गया, जिसने इसे एक प्रमुख कानून बना दिया। वक्फ अधिनियम 1995 को भारत में वक्फ के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह वक्फ परिषद, राज्य वक्फ बोर्ड और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों और कार्यों तथा मुतवल्ली के कर्तव्यों का भी प्रावधान करता है। वक्फ न्यायाधिकरण को सिविल न्यायालय माना जाता है और उसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाने वाली सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करना आवश्यक है। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और पक्षों पर बाध्यकारी होगा। कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्रवाई किसी भी सिविल न्यायालय के अधीन नहीं होगी। इस प्रकार वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णय किसी भी सिविल न्यायालय से ऊपर होंगे। 2013 में संशोधन जो किया गया, वक्फ प्रबंधन को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए 2013 में अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया था। हालांकि अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान ये महसूस किया गया कि वक्फ के प्रशासन को बेहतर बनाने में अधिनियम प्रभावी साबित नहीं हुआ। वक्फ निरसन विधेयक 2022 में पारित हुआ। इस तरह के इरादे से स्थापित ये किया गया। अन्य मान्यता प्राप्त धार्मिक संस्थाओं जैसे निकायों के लिए अधिक न्यायसंगत व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से 8 दिसंबर 2023 को संशोधित वक्फ अधिनियम 1995 को राज्यसभा में पेश किया गया। अब जान लेते हैं कि क्या वक्फ की संपत्तियां निरस्त की जा सकती हैं।
बिल्कुल नहीं, क्योंकि वक्फ के मामले में संपत्ति का स्वामित्व वक्फ से अल्लाह को हस्तांतरित किया जाता है और संपत्ति को अल्लाह से वापस नहीं लिया जा सकता। एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ हो जाती है तो वह हमेशा वक्फ ही रहती है, जिससे यह अपरिवर्तनीय हो जाती है। एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ घोषित हो जाती है तो वह हमेशा के लिए वैसी ही रहती है। अगर बात करें इस्लामिक कंट्रीज की, तो सभी इस्लामिक देशों में वक्फ संपत्तियां नहीं हैं। तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और इराक जैसे इस्लामिक देशों में वक्फ नहीं है। हालांकि भारत में वक्फ बोर्ड न केवल सबसे बड़े शहरी भूस्वामी है, बल्कि उनके पास कानूनी रूप से उनकी सुरक्षा के लिए एक अधिनियम भी है। वर्तमान में वक्फ बोर्ड देश भर में लगभग 9.4 लाख एकड़ में फैली 8,70,000 संपत्तियों को नियंत्रित करता है, जिसका अनुमानित मूल्य 1,20,000 करोड़ रुपए है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ संपत्ति है। इसके अलावा सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड भारत में सबसे बड़ा भूस्वामी है। मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों ने इस विधेयक पर चिंता व्यक्त की है। प्रमुख चिंताएं जो है मुस्लिमों की, जिस बात का वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर उनमें संदेह है, वो अगर आपकी मस्जिद है, कोई आके बोलेगा मस्जिद नहीं। हिंदुस्तान में 16वीं रोजे पर सलाम पेश कर रहा है तो वादिये बदर में आज 17वीं रोजा यौम बद्र को याद कर रहा है। जब हक के लिए तुम उठोगे तो अल्लाह तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें कभी जलील नहीं करेगा। ऐ रोजेदारों के अजीम मजमे है मुसलमानों, आप आज ये बता दीजिए कि जिस तरह इफ्तार में वक्त से पहले आप गिलास शरबत की पिया नहीं करते, उसी तरह मजमे आम में भी अपने डिसिप्लिन को कभी तोड़ा नहीं करते। मीडिया का काम है आपसे पूछना, आपका काम है बिल्कुल खामोश रहना। आप एतकाफ की नियत कर लें इंशाअल्लाह। मैं अपने मीडिया के भाई बहनों को अच्छी तरह जानता हूं, इन्हीं के बीच तो बड़ा हुआ हूं। आखिर इन्हें हम नहीं जानेंगे तो क्या ट्रंप साहब जानेंगे? इनका और हमारा बड़ा गहरा रिश्ता है। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं, हम यहां लड़ने या हुकूमत को धमकाने या किसी समुदाय विशेष को ललकारने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जंतर मंतर पर लोकतंत्र और संविधान में दिए गए अपने अधिकार के रक्षा के लिए आए हैं। हमारे ऑनरेबल एमपीज जो दूसरे धर्म और समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, हम उनका इस्तकबाल और स्वागत करते हैं। मैं उस देश का रहने वाला हूं, मैं भारतीय हूं और भारतीय समाज का हूं। हमने वो परिवार देखे हैं कि जिस परिवार में पत्नी शाकाहारी है और पति मांसाहारी है, एक धर्म पत्नी अपने पति के लिए अंडा, गोश्त, मछली बनाने के बाद स्नान करती है और खुद सब्जी बनाकर खाती है। मैं पूछता हूं इस देश से, अगर यहां एक शाकाहारी पत्नी मांसाहारी पति के साथ अपने जीवन को बिता सकती है, तो हिंदू और मुसलमान इस देश में साथ में क्यों नहीं रह सकते? सिर्फ हमारे साथ इफ्तार अच्छा लगता है, सिर्फ हमारे साथ इफ्तार अच्छा लगता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या प्यारे लगते हैं जब कोई तशरीफ ले जाते हैं। हम तो कहते हैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान देखना है तो वो तस्वीर देख लो। अगर आपको प्रैक्टिसिंग मुसलमान देखना है, आपको अगर प्रैक्टिसिंग मुसलमान देखना है तो पॉलिटिकल पार्टी में इफ्तार देख लीजिए, कितने प्यारे प्यारे हसीन और जमील मुसलमान नजर आते हैं। लेकिन अजीजा ने मिल्लत, माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं कि हमारे जमाने में जब हम बचपन में थे तो ईद के रोज हमारे घर में खाना नहीं बनता था, पड़ोसी मुसलमान खाना भेजता था। प्रधानमंत्री जी, मुसलमान आज भी जिंदा है, आप इजाजत दीजिए, मोहब्बत से प्योर शाकाहारी खाना हम आज भी ईद में बेचने को तैयार हैं। मानिए, हमारे घर का चूल्हा बंद नहीं हुआ है, आपके दर की मोहब्बत का दरवाजा बंद हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड अपने बुजुर्गों की क़यादत में यहां आया है। हमने पढ़ा था कि शेखुल इस्लाम सर पे कफन लेकर जाया करते थे। हमने पढ़ा था कि शेखुल हिंद कफन लेकर जाया करते थे। हम मानते हैं हमने उन बुजुर्गों को नहीं देखा, मगर उन बुजुर्गों की निस्बतों से मुंसलिक ये चश्मो चराग की हिफाजत कर लो मुसलमानों। मुसलमानों,
आज अपनी क़यादत की हिफाजत कर लो और क़यादत पर एतमाद कर लो। इंशाअल्लाह याद रखना, हम इस्लाम की भी हिफाजत करेंगे। ऐ देश हिंदुस्तान, हम तेरी भी हिफाजत करेंगे। मैं अपने प्रशासन से कहना चाहता हूं, पुलिस डिपार्टमेंट से, हम आपके ही भाई बहन हैं, हम आपके ही समुदाय और समाज से आते हैं। आप हमारे हैं, हम आपके हैं। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। देश है और देश रहेगा इंशाअल्लाह। औकाफ, ये जो वक्फ की जमीनें हैं, ये बिल्कुल की चैरिटी है। ये मुसलमानों के बुजुर्गों ने चैरिटी की है और ये देश की जमीनें देश में रहेंगी और देश ही के काम आएगी। मैं जेपीसी को सिर्फ इतना कहता हुआ जाना चाहता हूं कि आपने बड़ी नाइंसाफी से काम लिया है, बड़ी नाइंसाफी से काम लिया है। आप जिस तरह स्टेक होल्डरों को छोड़कर नॉन स्टेक होल्डरों से बात कर रहे थे, मुझे तो डर लग रहा था कि भारत के बाद शायद आप श्रीलंका जाने वाले हैं। वहां पूछने वाले हैं लोगों से कि बताओ आप नेपाल जाने वाले हैं क्यों? भारत में बांग्लादेश की हसीना अच्छी लगती है, हिंदुस्तान का हुसैन भाई अच्छा नहीं लगता, नहीं अच्छा लगता। आखिर हम आपके हैं, आप हमारे हैं। आइए हम देश को एक पावरफुल शक्ति बनाएं, भारत को एक गौरवशाली देश बनाएं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। वो ये सारी बातें हैं। पहली बात है कि वक्फ बोर्डों की संरचना में जो परिवर्तन है, विधेयक के अनुसार राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे, जिससे मुस्लिम सदस्यों का बहुमत नहीं रह सकता। यह परिवर्तन वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में मुस्लिम समुदाय की स्वायत्ता को प्रभावित कर सकता है। दूसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल से मुस्लिम कानून विशेषज्ञ को हटाना। विधेयक में वक्फ ट्रिब्यूनल से मुस्लिम कानून और न्याय शास्त्र के विशेषज्ञ की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, जो वक्फ से संबंधित विवादों के निपटारे में मुस्लिम कानून की समझ को कमजोर कर सकता है, ऐसा मुस्लिमों का मानना है। तीसरा जो है वो वक्फ संपत्तियों की पहचान और विवाद निपटान में परिवर्तन जो किया गया है। विधेयक में सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के रूप में घोषित करने से रोका गया है और विवाद की स्थिति में कलेक्टर को जांच का अधिकार दिया गया है। ये परिवर्तन वक्फ बोर्डों की शक्तियों को सीमित कर सकता है। चौथी बात जो है वो वक्फ बनाने के लिए 5 वर्ष की मुस्लिम प्रैक्टिस की आवश्यकता, यानी कि विधेयक में वक्फ बनाने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का पालन करने की शर्त जोड़ी गई है, जो कुछ के अनुसार अनुचित भेदभाव हो सकता है। परिवर्तनों के कारण मुस्लिम समुदाय के कुछ संगठनों ने विधेयक का विरोध किया है और इसे वापस लेने की भी मांग की है। चिंताओं के बावजूद सरकार का दावा है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए लाया गया है। विधेयक पर बहस जारी है और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन चिंताओं को कैसे संबोधित किया जाता है या कैसे इनका निपटारा किया जाता है। मेरा मानना है कि सरकार की मंशा अगर अच्छी है तो मुस्लिम समुदाय को विश्वास में लेकर आगे इस मुद्दे को डील किया जाए, क्योंकि जिस समुदाय की भलाई के लिए इस बिल को सरकार ला रही है, अगर उसे ही संदेह है तो फिर बात बनती नजर नहीं आ रही है। खैर, सरकार और मुस्लिम समुदाय के बीच कोई सहमति बन जाए, ये सी हमारी कामना है। तो दोस्तों, ये था वक्फ बोर्ड पर वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।